स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्या बेटा एनिमल। ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल या इन एनिमल, एनसीईआरटी में इन एनिमल लिखा, समझे बच्चों? मतलब एनिमल में कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे किससे बना होता है, उन चीजों को जानना है। अगर आप गौर करो बेटा तो पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसमें सारी चीज प्लांट की चीजें पढ़ी थी कि प्लांट का कैसे स्ट्रक्चर बना है, कैसे कौन से सेल है, टिश्यू है, उनका टिश्यू सिस्टम है, इस तरह की बातें थी, कैसा उनका डेवलपमेंट है। ठीक, यहाँ पे आपको एनिमल पढ़ना है, पूरी एक एक लाइन एनसीईआरटी देखिएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एनिमल में आपको एनिमल किंगडम देखना है। ठीक, देखिए अगर हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं और एनिमल किंगडम के विषय में आपको मालूम भी है तो आपको मालूम होगा एनिमल किंगडम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा बेटा? पहले ये चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कैसा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ चर्चा तो मल्टी सेलुलर करेंगे लेकिन शुरुआत यूनिसेलुलर मल्टी दोनों की करेंगे क्योंकि आपको हमें डिस्टिंग्विश करना है। ठीक बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोट होते हैं बेटा, और होलोजोई का मतलब क्या होता है? हाँ, फूड इंजेस्ट करना। एनिमल में देखिएगा भोजन को पूरा का पूरा इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्शन जिन भी एनिमल होता है उसे होलोजोइक कहते हैं। ये बात समझे बच्चों? ठीक, इनके साथ हम आपसे चर्चा यूनिसेलुलर की करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म में इसलिए शब्द लिख रहा हूं बेटा क्योंकि कुछ ही पलों बाद हम आपसे कहेंगे जब ये कैरेक्टर हम बोल दें तब वो ऑर्गेनिज्म एनिमल है। बात समझे बेटा? ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत सभी आते हैं। ऑर्गेनिज्म में आपने पहले लिविंग बीइंग के चैप्टर में पढ़ा होगा। इसके कैरेक्टर होते हैं जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शसनेस है, ठीक है, इंटरेक्शन है, ये चीजें हैं। ठीक, तो वो तो सारी चीजें लिविंग बीइंग के कैरेक्टर हो गए लेकिन उनके साथ अगर हम ये कैरेक्टर भी बोलते हैं तो होलोजोइक है। ठीक, तो वो कैरेक्टर हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया? वो एनिमल है। क्या है बच्चों? एनिमल। अब यहाँ पे आपको पहले दो चीजें जाननी है, क्या होता है यूनिसेलुलर और क्या होता है मल्टीसेलुलर। सबसे पहले बच्चों ध्यान देना, अगर एक ही सेल सारी की सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन भी उसी सेल में हो रहा हो, एक्सक्रीशन भी उसी सेल में हो रहा हो, रिप्रोडक्शन भी वही सेल कर रही हो, समझे बच्चों, या अदर फंक्शन भी वही सेल कर रही हो, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। अगर उस प्रक्रिया में होलोजोइक प्रक्रिया आ रही है तो उसे कहेंगे यूनिसेलुलर एनिमल। बेटा समझ आ गया बेटा? ठीक, बच्चे ध्यान देगा। मान लीजिए कोई हमने पहले यूनिसेलुलर को लिया बेटा, ये मैंने सबसे पहले अमीबा ले लिया,
एक अमीबा तो लोग जानते होंगे। आप इस चीज को 5 किंगडम के साथ नजरों से मत देखिएगा, क्योंकि अगर आपने 5 किंगडम की नजरों से देखना शुरू कर दिया तो ये प्रोटिस्टा हो जाएगा, उसमें प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप इसको इस नजरिए से देखें कि होलोजोइक है तो एनिमल के कैरेक्टर को शो कर रहा है, भले वो यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर। बेटा समझाया बच्चों? ठीक, तो देखिए अगर मैं अमीबा की बात करता हूं बेटा, ठीक, सारे बच्चे जानते हैं अमीबा एक फ्रेश वाटर या मैं कहूँगा पैरासाइट भी हो सकता है और फ्री लिविंग भी हो सकता है। ठीक, ऑर्गेनिज्म है जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ इसने रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, reproduction, digestion और एक्सट्रा जो है जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सब इसी सेल के अंदर हो रही है। ठीक बच्चों, तो जब कभी भी सभी की सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक ही सेल के अंदर होती हैं, उस कंडीशन में उस ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक अपनाया है तो उसको हम बेटा यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक, अब अगला बेटा आता है मल्टीसेलुलर। बेटा अपनी एनसीईआरटी देखो पहले, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में मैंने ले लिया एनिमल। देखिए बच्चों अपने पहले देखिए यूनिसेलुलर पे देखो बेटा, लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखिए इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म शब्द यूज किया। ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं जिनमें वो मैंने कुछ कैरेक्टर भी बताए थे, सबको मालूम है। बात समझे बेटा? तुरंत देखेंगे यहाँ पे of the animal kingdom, unicellular organism, all function like digestion, respiration, reproduction performed by a single cell। आया बच्चों? अगर मैं कह दूं एक मिनट, अब इनको नाम लिख के हम कहते हैं all physiological process within a cell is known as unicellular। सारे के सारी फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं अगर एक ही सेल के अंदर हो रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। बात समझे बच्चों? ठीक है, तो आप अपने ऐसे जो ये लिखे इनके साथ लिखेंगे ऑल फिजियोलॉजिकल भी लिखो तो एक तरीका और अच्छा हो जाएगा। फिर से लाइए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किनको कहा जाता है बेटा? ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विद इन ए सेल। सारी की सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अगर एक सेल के अंदर होती है तो उसको हम बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं या फिर यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। बेटा समझ में आ गया मेरे बच्चों? ये पॉइंट याद रखेंगे बेटा। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा देखिएगा, देखिए अब अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो देखिएगा इसमें एक बात तो आप जानते हैं, एक सेल का बना तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, और जैसे कई सेल का बना है तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स। कैसा हो गया बेटा? तो तुरंत देखिए इनका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया बेटा। देखिए इसके लिए समझने के लिए अगर मैं यहां ऐसे बात कहूं, ये सिंगल सेल है लेकिन ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। कैसे होगी बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक, पहले देखेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसको समझना बेटा। देखिए जिस प्रकार से हमने बॉटनी में टिश्यू की डेफिनेशन बताई थी, हमने कहा ग्रुप ऑफ सेल्स, ओरिजिन सेम, फंक्शन सेम, सेल्स में भी सेम और डिफरेंट।
उसी प्रकार से मैं यहां भी कर रहा हूं ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स है बेटा। ठीक, जब भी ग्रुप ऑफ सेल्स की बात आती है तुरंत आप इसके लिए एक शब्द जान लो, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक बच्चों, डिफिनेशन मैं बोले दे रहा हूं, आपको मालूम भी है। टिश्यू वो ग्रुप ऑफ सेल है जिसकी ओरिजिन सेम, फंक्शन सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम, सेल्स में भी सेम और बात समझे ना? आपको टिश्यू की डिफिनेशन पे ही क्वेश्चन आ सकता है। मैं दोबारा रिपीट किए दे रहा हूं एक बार बेटा। पहले बताइए टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। पहले सदा भी बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक, उनकी ओरिजिन कैसी? सेम, फंक्शन कैसा? ऑलमोस्ट सेम, सेल्स कैसी? सेम और डिफरेंट, दोनों टाइप का। ठीक है बेटा, उसको हम टिश्यू कहते हैं। ये बात समझ गए? ये नोट हो गया आप लोगों के पास। अब देखिए हम कहेंगे इसकी स्टडी को एक पॉइंट पर इतना जोड़ो, कुछ करेंगे उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं बेटा। और ये टर्म बिचेट ने दिया, BICHAT इन्होंने दिया बेटा। बात समझे बच्चों? ठीक, बिचेट BICHAT। ठीक बच्चों, अब अगली चीज जाने बच्चों फिर से बताइए टिश्यू की डिफिनेशन बताइए। टिश्यू क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स, ओरिजिन सेम, फंक्शन ऑलमोस्ट सेम, सेल्स में भी सेम और डिफरेंट। बेटा समझ आ गया? ठीक, अब देखिए अगली चीज सीखो तुरंत, ये भी आपको बताया गया है। अभी देखिए जब ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू बन सकता है तो मैं कहूंगा ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बन सकता है। क्या बन सकता है? बोलो बेटा। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू अगर मैं कह दूं ग्रुप ऑफ टिश्यू है तो इससे कहेंगे ऑर्गन। क्या कहेंगे? कैसे? जैसे मान लीजिए आपका हार्ट है, हार्ट में मस्कुलर टिश्यू भी होता है, नर्वस टिश्यू भी होता है, उसमें ब्लड टिश्यू भी जाता है। ठीक, तो आप अगर ध्यान देंगे उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू आ गए और जब डिफरेंट टाइप के टिश्यू बने तो एक ऑर्गन बना बेटा। जैसे आपका हाथ एक ऑर्गन है, इसमें बोन टिश्यू भी है, इसमें मसल टिश्यू भी है, इसमें नर्वस टिश्यू भी है, इसमें ब्लड टिश्यू भी है। तो आप खुद समझ गए होंगे जिस प्रकार ग्रुप ऑफ सेल है तो उससे क्या बनाया? टिश्यू। उसी प्रकार ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बना? ग्रुप ऑफ टिश्यू सेल से क्या बना? ऑर्गन। ठीक, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। ठीक बच्चों, अब देखिए अब अगर मैं ऑर्गन की बात करूं कैसे, जैसे ऑर्गन सिस्टम मतलब हमने ऐसे कहा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी गट या एलिमेंट्री कैनाल एक ऑर्गन हो गया, लीवर के रूप में दूसरा ऑर्गन हो गया, पैंक्रियास के रूप में तीसरा ऑर्गन हो गया, भले वो ग्लैंड्स हो। ठीक है, तो आप बताइए इन सब ने मिलकर क्या बनाया? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बनाया बेटा? इसी प्रकार से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ले लें बेटा। ठीक, तो उसमें हमने हार्ट को ले लिया, हार्ट के बाद मैंने उसमें डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स को ले लिया। डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स मतलब जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, इनको पताएंगे। इसके बाद मैंने इनमें फ्लो करने के लिए ब्लड को ले लिया। तो देखिए डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन के मिलके ऑर्गन सिस्टम। आगे बच्चों, ठीक, अब इन्होंने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन बड़ा क्लियर हो गया बेटा? तो ये जो चीज आई ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ
ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू का बनना, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन का बनना, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। इसे कॉम्प्लेक्सिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, आइए बच्चों अपनी बुक में एनसीईआरटी देखें। जैसे आप एनसीईआरटी बेटा देखिए, तुरंत देखिए, in a complex body of multi-cell animal, some basic function carried out by different group of cells in a well-organized manner. आया बच्चों? एक अच्छे मैनर में होता है। Body of simple organ like hydra made up of different type cells and number of cell in each can be thousands. अपना हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया बेटा। हाइड्रा का लेने का मतलब ये था कि सबसे पहले जो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत हुई थी वो निडेरिया या हाइड्रा से, बस बेटा। लेकिन मैं कहूँ सबसे पहले मल्टी सेलुलर शुरुआत पोरीफेरा से। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी, ठीक। सबसे पहले मल्टी सेलुलर शुरुआत कहाँ से हुई? पोरीफेरा से। उसमें टिश्यू नहीं बने थे, सेल एग्रीगेट कर गए लूज मैनर में थी, बात समझे। लेकिन सब सेल ने मिलकर एक कोई काम नहीं किया। हर सेल अपना, सेल जो एक जगह इकट्ठी हो गई लेकिन सब अपना अपना काम करती रही, इसलिए उसको सेलुलर ग्रेड कह दिया। क्या कहा गया बेटा? समझे बच्चों? ठीक। और इसी प्रकार से जब निडेरिया आया तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल्स थी, उन्होंने कुछ मिलकर कॉमन फंक्शन कर दिया, उसी को कहते हैं टिश्यू ग्रेड। क्या कहते हैं? तो टिश्यू ग्रेड की सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। नाइडेरिया या फिर जहां हाइड्रा लिखा या नाइडेरिया फाइलम लिखो पहले बेटा। नाइडेरिया फाइलम नोट करिए वहां पे। नाइडेरिया फाइलम, जो ये नाम नाइडेरिया आया था ये उसकी सेल के कारण आया था जिसका नाम है नीडोब्लास्ट। क्या नाम है बेटा? समझे बच्चों? इस फाइलम का दूसरा नाम है सिलेंट्रेटा। क्या नाम है? सिलेंट्रेटा। जो इस सिलेंट्रेटा जो नाम आया वो उसकी केविटी के कारण आया, जो उस एनिमल के अंदर केविटी थी जिसे सिलेंट्रॉन कहते हैं, इस वजह से उसका नाम सिलेंट्रेटा आया। तो सब एनसीईआरटी में यहाँ से लेने का मतलब क्यों रहा? मल्टीसेलुलर तो चलो है, पोरीफेरा हो गया, लेकिन जो टिश्यू ग्रेड की जो शुरुआत हुई यहाँ पे मैंने यहाँ दिया है, ये सबसे पहले नाइडेरिया से हुई या फिर सिलेंट्रेटा से। बड़ा सामने आ गया बच्चों, ये पॉइंट याद रखिएगा। बताइए फर्स्ट मल्टीसेलुलर कौन? फर्स्ट टिश्यू ग्रेड कौन? नाइडेरिया। इसके बाद टिनोफोरा। ठीक है बच्चों? ठीक। फर्स्ट ऑर्गन ग्रेड कौन? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक। फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम कौन? एस्केलेटन। अब आप एक बात सीख लो बच्चों, अब देखिएगा जो एनसीईआरटी लिखा, तो अगर आप ये लिख रहे हैं बच्चों, देखिए, ठीक, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले नाइडेरिया याद कर लो बेटा, एंड टिनोफोरा। ये बात समझ आ गई बेटा? ठीक। जब यहाँ पे आपको याद करना है बेटा प्लेटीहेल्मिन्थेस, यहाँ पे आपको एस्केलेटन टू कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट भी आपके आ सारे बच्चे वही ऐसे नोट कर लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, अगर टिश्यू ग्रेड की शुरुआत होती है तो नाइडेरिया से शुरुआत होती है बेटा, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक मल्टीसेलुलर और होता है जिसे हम पोरीफेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन उसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, वो लूज एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स होती है। क्लियर हुआ बच्चों? तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ठीक। देखिए अपनी एनसीईआरटी में देखें, the human body composed of billion of cells perform various functions। बड़ा ह्यूमन बॉडी में बच्चों 10 टू द पावर 14 सेल्स होती। कितनी होती? अगर ह्यूमन बॉडी एक मल्टी सेलुलर ह्यूमन बॉडी है बेटा, ह्यूमन बॉडी है, इसमें 10 टू द पावर 14 सेल्स। कितनी होती है बच्चों? 10 टू द पावर 14 सेल्स। बात समझे बच्चों?
ठीक है। अब जो एनसीईआरटी लिखती है बेटा देखिएगा, ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स। अगर बिलियन ऑफ सेल्स को आपको देखना है तो 10 टू द पावर 14 देखिए तो ये बड़ा बिलियन ऑफ सेल्स में आ जाएगा। बड़ा समझे बच्चों, ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्स कितनी सेल होती हैं? ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स बस, ठीक है, एक अनुमान लगाया गया। ठीक, आगे बच्चे बढ़ेंगे। इन मल्टी सेलुलर एनिमल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercell substance स्पेसिफिक फंक्शन, बड़ा इसको टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू। अब देखिए इन्होंने जो लिया है सेम चीज ये लिया गया बेटा, देखिए ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक, ग्रुप ऑफ सेल को बेटा क्या कहते हैं? टिश्यू। अब आपको तीन बातें यहाँ पे ध्यान देना है, ग्रुप ऑफ सेल है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है और कॉमन फंक्शन। देखो तीन चीजें थी बच्चों, देखिए ग्रुप ऑफ सेल है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है और क्या है बच्चों? स्पेसिफिक फंक्शन है। बात समझे? ये तीन शब्दों को आपको और देखना है बेटा। देखिएगा अगर मैं इसी को और अच्छे से कहूं तो ग्रुप ऑफ सेल हो गया बेटा, ग्रुप ऑफ सेल, फिर बोलो बच्चों क्या होगा? इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ठीक, देखिए इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन किया दे रहा हूं बेटा। देखिए अगर मैं यहाँ पे ये सेल्स लिया बच्चों, ठीक, ठीक, दो सेल के बीच में जो मटेरियल पाया जाता है उसे हम इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, देखिएगा इंटर सेलुलर सब्सटेंस। ठीक, ये जो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन, किसी किसी तरह से प्रोटियोग्लाइकन भी कहा गया। प्लस कोलेजन हो सकता है इसमें, प्लस इसमें प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक बच्चों, जो सेल है, सेल के बीच के सब जो दो सेल को जोड़ने वाला है उसे मेरा इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं ये भी कह सकता हूँ एक प्रकार से ये एनिमल टिश्यू में सेल सीमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? सीमेंट। बात समझे बच्चों? एक बात ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल में काम करेगा, जो प्लांट है उसमें मिडिल लैमेला करेगी। कौन करेगी? जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, ये आपको दोनों को याद रखना है। अगर प्लांट आता है तो उसमें सीमेंट का काम किसने किया? मिडिल लैमेला ने किया। ठीक, और अगर एनिमल आता है तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस ने किया। और इंटरसेलुलर सब्सटेंस बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन या फिर उसे प्रोटियोग्लाइकन भी कहते हैं, फाइबर भी पाए जाते हैं और भी होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन भी होती है और भी मुख्य रूप से ये होती है। अब बच्चों ध्यान दें, तुरंत देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गई विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस हो गया ये। अगर मैं कहूं ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस हो गया। ठीक बच्चों, देखिएगा, और इन्होंने मिलकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन किया। ठीक, कोई भी स्पेसिफिक काम किया, इसको हम बेटा टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पे आपका स्पेसिफिक फंक्शन। इसी को हम टिश्यू कहते हैं। बात समझ आ गया बच्चों? टिश्यू की डिफिनेशन है क्या बोल रहा? ग्रुप ऑफ सेल्स विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू टर्म किसने दिया? टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? ये आपको याद रखना बेटा। ठीक बच्चों, याद रखिएगा,
जो ये ग्लाइकोप्रोटीन है इंटरसेलुलर सब्सटेंस में एक प्रकार से देखा है तो एनिमल सेल में ये सेल सीमेंट का काम करती है। ठीक है, दो बातें याद रखिएगा। अगर एनिमल सेल है तो ग्लाइकोप्रोटीन सेल सीमेंट की तरह काम करती है, अगर प्लांट सेल है तो मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला जो बनी होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनती है। किसकी बनी होती है बेटा? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। बड़ा समझ आ गया बच्चों? ठीक, देखिए ये पॉइंट देखना बच्चों, ये देखिएगा इन मल्टीसेल एनिमल्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एनसीईआरटी में देखिए along with इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, इसको बेटा हम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू। अब आगे देखिए, फिर हमने आपसे ये भी बात की थी ग्रुप आप सेल अगर आप टिश्यू कह सकते हो तो ग्रुप ऑफ जो टिश्यू है उसको क्या कहोगे? और ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या कहोगे? अगर आपको इसको और ध्यान देना है, अच्छा इसका ग्रुप लिख लो, क्या आप ग्रुप लिख लो। अच्छा सुना गया था? क्लियर हुआ? ग्रुप ऑफ सेल क्या हो गया? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या हो गया? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या हो गया? ऑर्गन। ठीक बच्चों, ये आप देखिए, ये आपको पूरा मैंने बता दिया है अपनी एनसीईआरटी में। देखो बेटा, यू मे सरप्राइज ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यू? 4 प्रकार के हैं। कितने टाइप के बच्चों? 4 टाइप के टिश्यू हैं बच्चों, ध्यान देना। अब देखिए प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के? 2। ये आप ध्यान देखिएगा। ठीक, देखो एनिमल टिश्यू 4 टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक, फंक्शन भी कह सकते हैं, फिर उनकी पोजीशन भी है, बात समझ रहे? और प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। अगर डिवीजन ऑफ पावर थी तो मैथमेटिक था, और डिवीजन ऑफ पावर नहीं थी तो परमानेंट। ठीक बच्चों, ये याद करना। तो प्लांट टिश्यू कितने प्रकार का? 2। एनिमल टिश्यू कितने? 4। किसके बेस पे? फंक्शन एंड पोजीशन। ठीक है बेटा, बात समझे बेटा? फंक्शन एंड पोजीशन। अब अगर मैं 4 प्रकार के टिश्यू की बात करता हूं, एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स। बेस पे है फंक्शन, बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिएगा, सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो आउटर कवरिंग है, उसे क्या कहेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहेंगे? बच्चों देखिए, 2 ये यहाँ थोड़ा कम पे दे चुका हूं मैं, पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है, वहां पे एपिडर्मल। अंतर समझाया था? ठीक, अब ये आपको आना चाहिए। बॉडी में क्या था बेटा? एपिडर्मल। एनिमल में क्या है? एपिथेलियल। ठीक बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू। अभी मैं इसके विषय में बताऊंगा एपिथेलियल टिश्यू। फिर देखिएगा, टिश्यू को जोड़ने का काम करने वाले को कनेक्टिव टिश्यू क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कनेक्टिव। अभी कुछ एक चीज और बताऊंगा, जो टिश्यू को बीच में कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव। तो दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है मूवमेंट करना, लोकोमोशन करना। ठीक है, उसके लिए होता है मस्कुलर टिश्यू। कौन होता है बेटा? मस्कुलर टिश्यू। ठीक, तीसरा हो गया मस्कुलर टिश्यू, याद रखिएगा। मस्कुलर टिश्यू हो गया। चौथा, इन सबको कोऑर्डिनेट करने वाले को कहते हैं नर्वस। क्या कहते हैं? बात समझे था? कौन सा टिश्यू हुआ? नर्वस। बात समझा गया? ठीक,
चौथा हो गया नर्वस टिश्यू। ठीक बच्चों, बताइए फिर से, जितनी अभी तक आपने एनसीईआरटी सब कुछ समझ में आ गया? ठीक, अब आप दोबारा देखेंगे। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार का? दो। किसके बेस पे? सेल के विभाजन की क्षमता है कि नहीं। ठीक, अब एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड पोजीशन। ठीक है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे कहा सबसे बाहर की पोजीशन है, कवरिंग है, तो क्या कहूँ? वो बॉडी कवरिंग भी हो सकता है, ऑर्गन कवरिंग भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। डिफरेंट टाइप के टिश्यू जोड़ने वाला कौन? नाम से ही समझ रहे हो, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इसके अलावा जो हमारी कोई भी एनिमल उसमें मूवमेंट है, लोकोमोशन तो कौन है? टिश्यू। ठीक, इन सबको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना कौन? बेटा समझ आ गया? ठीक, एक पॉइंट यहाँ मैं और जोड़े ले रहा हूँ बेटा। यहाँ पे हम इनकी ये भी बात करें कि ओरिजिन कैसी, किस जर्म लेयर से ओरिजिन, ये आपको जानना है। ठीक बेटा, किस जर्म लेयर से इसकी ओरिजिन हुई? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं इसके लिए, ठीक, इधर कर देना बेटा, शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग पूरा लिखेंगे। E फॉर एक्टोडर्मल, ME फॉर मेसोडर्मल, EN फॉर एंडोडर्मल। ये बात समझाया मेरे बच्चों? ठीक, अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं तो ये एक्टोडर्मल भी है, मेसोडर्मल भी है और एंडोडर्मल भी है। हम इसके एग्जांपल भी लेंगे, आपको बता दें। फिर से बताओ, एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन कैसी है? एक्टो, मेसो, एंडो। बात समझ आ गया बच्चों? तो ये जब ये जरूर याद करिएगा, एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन कैसी है बेटा? तीनों है, एक्टो, मेसो, एंडो। बेटा समझ आ गया बेटा? ठीक, ये चीज आपको बताई भी गई होगी और बताया आगे भी बताया जाएगा। ठीक, जैसे एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसमें 6 मुख्य बातें ली हैं, तो बहुत बातें जो एनसीईआरटी ने 6 मुख्य बातें ली बेटा। एक तो उन्होंने लिया है बेटा, सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड है, ऑर्गन ग्रेड है, ऑर्गन सिस्टम, ये लिखा है। ठीक, जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो गए तो उसे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ये बात समझिए बेटा? ठीक, दूसरा आपने सिमेट्री पढ़ा होगा, तीसरा उसमें जर्म लेयर पढ़ा होगा, एक्टो, मेसो, एंडो। ठीक, चौथा आपने सीलोम पढ़ा होगा, पांचवा आपने सेगमेंटेशन पढ़ा होगा, छठा आपने नोटोकॉर्ड पढ़ा होगा। बात समझे बच्चों? तो उसी में से जो ये लिया गया है, जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जो जर्म लेयर का फॉर्मेशन बेटा जो होता है, ये गैस्ट्रुला स्टेज होता है। किस स्टेज से होता है? ये एक बस नाम सुन लो, गैस्ट्रुला स्टेज से होता है। ठीक, और उसके बाद उनसे जो स्ट्रक्चर्स जर्म लेयर्स बनी, उनके नाम मैंने यहाँ बता दिए। समझे बेटा? फिर देखेंगे, अगर मैंने एपिथेलियल टिश्यू की बात की बेटा, तो तुरंत बताओ बेटा, इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल से कि मेसोडर्मल से कि एंडोडर्मल से? याद करो, समझे बेटा? इसकी ओरिजिन कैसी है? एक्टो, मेसो, एंडो, तीनों जर्म लेयर से है। ठीक, इसकी ओरिजिन केवल मेसोडर्मल। कैसी बेटा? मेसोडर्मल। बात समझे बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन कैसी है? मेसोडर्मल है। ठीक, आगे देखेंगे, मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन भी कैसी? मेसोडर्मल। कैसी होती बेटा? मेसोडर्मल। और इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल। ये पॉइंट आपको जानना है बच्चों। समझे बेटा? फिर से देखिएगा, एनिमल टिश्यू 4 टाइप, बेसिस ऑफ फंक्शन एंड लोकेशन। ठीक, पहले तो पहला एपिथेलियल टिश्यू है कि एपिडर्मल टिश्यू है? अगर एपिडर्मल होता तो कहां होता?
बात समझ आ गया बेटा? Yes, sir. और आप याद करो वहाँ पे जो एपिडर्मल था, एपिडर्मिस एंड एपिब्लेमा, याद आ रहा? ठीक, यहाँ एपिथेलियल टिश्यू अभी मैं चर्चा करूंगा। इसकी ओरिजिन कैसी? एक्टोमीजोएंडो है, एक्टोमीजोएंडो है, ठीक। अभी मैं इसके भी एग्जांपल आपको बता दूं, इसमें और क्लियरिटी है, ठीक। दूसरे नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन कैसी? मेसोडर्मल। मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन कैसी? मेसोडर्मल। नर्वस टिश्यू की ओरिजिन कैसी? ये भी आप थोड़ा सा जानें, ये बात समझे बच्चों? अभी मैं इसके एग्जांपल्स भी ले रहा हूँ, अभी आगे बढ़ रहा हूँ, समझे बेटा? तुरंत इसी आइटम देखो बेटा, देखिए टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन पैटर्न फॉर्म ऑर्गन लाइक स्टमक, मैं स्टमक मस्कुलर टिश्यू भी होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, नर्वस टिश्यू भी होगा, बात समझे? एपिथेलियल टिश्यू भी होगा। लंग, हार्ट, किडनी, when two or more organs perform common function by their physical and chemical interaction, इसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम work in that exhibit division of labor for its survival of the body as a whole। अब जब ये सभी ने मिल के काम किया बच्चों, सभी प्रकार के सिस्टम में, तो हमारा जो कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑर्गन, वो बॉडी सरवाइव करेगी। अब कोई भी अगर ऑर्गन सिस्टम काम करना बंद कर दे तो बॉडी सरवाइव नहीं करेगी। आप अक्सर सुनते होंगे किसी का हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट ने काम करना, किसी ने किडनी फेल हो गई तो किडनी ने काम करना बंद कर दिया, या किसी में लंग्स कोलैप्स हो गए किन्हीं कारणों से तो वो अभी रेस्पिरेशन का असर है। अल्टीमेट जो आपने देखा होगा, कोई भी सिस्टम अगर रुकता है तो वो ऑर्गेनिक सर्वाइव नहीं करता है। बात समझ में आया मेरे बच्चों? यहाँ भी समझ, पहले तो इतनी बात कितनी क्लियर हो गई बेटा? पूरी तरह समझ में आ गया आपको? टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम के सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए, ठीक, क्लियर? और टिश्यू कितने प्रकार के भी समझ में आ गया बेटा? ठीक है, कितने प्रकार के एनिमल? चार। कितने प्रकार के? किसके बेस पे? प्लांट में कितने प्रकार के? किसके बेस पे? तो और आप समझे बेटा? ठीक, आइए बेटा देखिए एनिमल टिश्यू बेटा देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स vary according to their function, vary according to function। फंक्शन को बहुत सुन करो, फंक्शन द टिश्यू डिफरेंट ब्रॉडली क्लासिफाइड 4 टाइप्स। तो फंक्शन के बेस पे इनको हम कितने टाइप के कहते हैं बेटा? 4। और 4 देखिए, एपिथेलियल जहां लिखा हुआ एक्टोमीजोएंडो नोट कर लीजिए, जहां कनेक्टिव लिखा है वहां पे बेटा मीजो नोट कर लीजिए, जहां मस्कुलर लिखा हुआ मीजोफिल नोट कर लीजिए, जहां न्यूरल लिखा हुआ एक्टोडर्मल नोट कर लीजिए। न्यूरल एक्टोडर्म नोट करेंगे, न्यूरल एक्टोडर्म नोट करेंगे, समझ आ गया बेटा? ठीक, क्लियर हो गया? ठीक बच्चों, अब देखिएगा, अब हम आपको सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू बताने जा रहे हैं, समझिएगा अच्छे से, ठीक? अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक बच्चों? देखिएगा एपिथेलियल टिश्यू, बच्चों बताओ एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन कैसी बेटा? तीनों है, तीनों जर्म लेयर है, ठीक, ये याद रखिएगा बच्चों। आपको एनिमल किंगडम में भी बताया गया होगा कि जो निडेरिया है, ठीक, और टिनोफोरा है, उसमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं, डिप्लोब्लास्ट। सबसे पहले तीसरी जो जर्म लेयर आई थी ब्रैकियोहेमिथ्लिस, इससे आई थी, ये बात समझे बच्चों? ये याद रखिएगा। और उसी प्रकार से आगे आपको वहां बताया गया होगा। अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गन समझ में आ गए, कोई भी ऑर्गन इसमें सारे
मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हों और इसके बाद जितनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वो एक ही सेल में हो रही होंगी, उसको मेरा क्या कहेंगे? एक मैंने कहा ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो अगर लूज है तो सेलुलर ग्रेड है, उसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं है, जैसे पोरिफेरा। चूंकि यहाँ पे आपको टिश्यू से लिया गया है तो यहाँ पे इसीलिए हाइड्रा शब्द का यूज किया गया जो निडेलिया है। सबसे पहले टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी वो नाइडेलिया से हुई। कहाँ से हुई थी बेटा? ठीक बच्चों, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसा? देखो एक मिनट रुक, क्यों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा गया? जब वहां पढ़ते हो तो वहां पढ़ते हो सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम। ठीक, अब आप बताओ बेटा एनिमल किंगडम में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा? चारों हो गए। जब चारों हो गए तो ऐसा किंगडम जिसमें डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा तो उसे हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। बोलो बच्चों क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स। तो चलो इसीलिए यहाँ लिखा एनसीईआरटी ने कॉम्प्लेक्स लिखा। कॉम्प्लेक्स लिखने का कारण था कि उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स वाला पाया जाता है जिसको हम टिश्यू कहते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू वाला पाया जाता है जिसको हम ऑर्गन कहते हैं बेटा, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन में पाया जाता है जिसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और मैंने यहाँ पे फाइलम सहित आपको बता दिया। ठीक, टिश्यू टर्म किसने दिया था एनिमल में? विचेट ने दिया था। टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं? ठीक, ग्रुप ऑफ सेल विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। समझ आ गया बच्चों? तीन शब्दों पे गौर करना है। ग्रुप ऑफ सेल्स है विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस है विद स्पेसिफिक फंक्शन है। और मैंने इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी आपको बच्चों बताया है, वो हो सकता है ग्लाइकोप्रोटीन का, जिसे प्रोटीओग्लाइकन कह सकते हैं, फाइबर कुछ हो सकते हैं जिनको कोलेजन या इलास्टिन कुछ और भी फाइबर कह सकते हैं, और इसके अलावा और क्या हो सकता है बेटा? प्रोटीन। ये सब बनाते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये एनिमल सेल्स में जो प्रोटीओग्लाइकन है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये एनिमल सेल्स के लिए बेटा क्या है? सीमेंट है। किसका काम करती है? सीमेंट। बेटा समझ आ गया बच्चों? मैं इसको बना रहा हूँ तो आपको एनिमल के अंदर बेटा जो है वो टिश्यू की जो डेफिनेशन दी गई पूरी तरह समझ आ गई। फिर से बोल दो एक बार, ग्रुप ऑफ सेल विद कॉमन फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन बोल सकते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू कहते हैं बेटा। ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्स कितनी सेल होती है? 14 सेल, मतलब बिलियंस ऑफ सेल्स होती है। बात समझ आया बच्चों? ठीक, मैंने एनिमल टिश्यू बताया। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का है? 4 प्रकार। किसके बेस पे? फंक्शन। अब तो समझ में आ गया बेटा? ठीक, ये याद करते हैं एक एक चीज। अब बेटा सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू लिया बेटा, तो देखिएगा एपिथेलियल टिश्यू नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये टिश्यू जो होता है दो मुख्य चीजों के कांटेक्ट में रहता है, या तो एनवायरनमेंट के या तो फ्लूइड के। ये आपको ध्यान रखना। जब भी कोई चीज पढ़ो तो ऐसा की पॉइंट पढ़ा करो जिससे आप पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो। ठीक है, सीधे रीडिंग नहीं करना आपको। जैसे मैं एपिथेलियल टिश्यू का हम ये भी कह सकते हैं ऊपरी कवरिंग होती तो उधर, इससे आपको क्या समझना? आप ये ध्यान देना एपिथेलियल टिश्यू ऐसी जगह पाया जाएगा जहां पे ये कांटेक्ट में या तो एनवायरनमेंट के रहेगा या बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में रहेगा। अब आप जब ये दो बातें आ गई क्लियर तो आप तुरंत आगे की बात समझ जाओगे। ठीक, या तो ये हमारी स्किन के ऊपर होगा या तो नलियों में होगा। समझ आगे बच्चों? ठीक, फिर से बताइए एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये कवरिंग टिश्यू, ये तो बात सही है। मैं कहूँ कवरिंग भी है लाइनिंग भी है। ये हमें नहीं समझ में आया, आप कह रहे होंगे हमें क्या ये कवरिंग भी है और लाइनिंग भी है। अभी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह। ठीक, अगर मैंने कहा ये स्किन के ऊपर पाया, मैंने स्किन के ऊपर पाया गया तो कवरिंग हो। समझे बच्चों? और अगर ट्यूब के अंदर क्यों पाया गया तो लाइनिंग। बात समझे बच्चों? अब दो पॉइंट पे हमें पूरा इसे एक्सप्लेन करना है। एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन जो होती है सारे बच्चों को मालूम है, एक्टोडर्म की, मेसोडर्म की, एंडोडर्म की। पॉइंट याद रखिएगा। ये कवरिंग टिश्यू है कि लाइनिंग टिश्यू है? दोनों है। ये हमेशा कांटेक्ट किसके रहता है? एनवायरनमेंट एंड फ्लूइड। आ गया बेटा? ठीक,
अब देखिए यहाँ पे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एपिथेलियल टिश्यू जो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ठीक, तो इस एक्टोडर्मल आप पूरा नोट करेंगे, आप पूरा एक्टोडर्मल नोट करेंगे, ठीक है बेटा। जगह मैं बात दिखा रही है, मैं भी नोट कर एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, ठीक। जब एक्टोडर्मल की बात है तो यहाँ पे आप स्किन नोट करेंगे, क्या लिखेंगे? स्किन, बॉडी स्किन, स्किन एपिडर्मिस, सॉरी बेटा, स्किन एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ, नोट करो बेटा, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ये मेसोडर्मल है, सीलोम केविटी, इसे हम बेटा कहेंगे पेरिटोनियम। मतलब बच्चों देखो, अगर मैं ये मान लीजिए ये बॉडी केविटी हो गई, और बॉडी केविटी के अंदर मैंने ये दिखा दी, ये हो गई पेरिटोनियम, समझे बच्चों। और ये जो पेरिटोनियम बनती है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से, कैसे बनती है? ठीक है, ये जो बनती है थिन लेयर ऑफ, thin layer of mesoderm, thin layer of mesoderm, ये हो जाएगी thin layer of mesoderm attached to body wall and gut wall। याद रखिएगा सर, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ये देखिएगा, ये दिखा दिया मैंने, ये है, ये दिखाया बेटा, ये सीलोम हो, ठीक। और जो ये है ये पेरिटोनियम हो गई, ये पेरिटोनियम हो गई, ये पेरिटोनियम, बात समझे बेटा। जो पेरिटोनियम की लाइनिंग है ये बेटा मेसोडर्मल होता है, और ये जो बनती है मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से, कैसे बनती है बेटा? मेसोडर्म की स्प्लिटिंग, बात समझे बेटा, याद रखिएगा। अब कभी भी आ जाए मेसोडर्म किससे सराउंड होती है, सॉरी सीलोम किससे सराउंड होती है, तो आप कहेंगे पेरिटोनियम या मेसोडर्मल लाइनिंग से, फिर लेयर आप मेसोडर्मल लेयर, बात समझे बच्चों। तीसरा बेटा एंडोडर्मल है, एंडोडर्मल है, इसको बेटा देखिएगा। जो एंडोडर्मल होती है बच्चों, ठीक है, इसे एंडोथेलियम भी कहते हैं। एंडोथेलियम भी कहते हैं। और ये ब्लड वेसल्स की वजह, ब्लड वेसल्स, आप इसको बेटा मेसोथेलियम भी कह सकते हैं। ठीक बच्चों, इतना आपको जानना पहले। एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिन एक्टोडर्मल है, तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन है। मेसोडर्मल है तो सीलोम केविटी, पेरिटोनियम, थिन लेयर ऑफ मेसोडर्म अटैच्ड टू बॉडी वॉल एंड गट वॉल, और इसको मेसोथेलियम के नाम से जानते हैं बेटा।
ठीक। और तीसरी होती है बेटा एंडोडर्मल, अगर मैंने कहा तो उसे एंडोथेलियम के नाम से जानेंगे। और ये ब्लड वेसल्स को पाई जाती है, किसके ऊपर पाई जाती है? ब्लड वेसल्स। ये चीजें आपको बहुत, ये बार-बार आपको शब्द मिलेंगे, कहीं एनसीईआरटी मेसोथेलियम लिखेगी, कहीं एंडोथेलियम लिखेगी, तो आप तुरंत जाना एपिथेलियल टिश्यू है जिसकी ओरिजिन एंडोडर्म से। ये बात समझ आ गया बच्चों? इसे नोट के फिर से बताइए बेटा, एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन 3 जर्म लेयर से है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब सुनिए, एक्टोडर्मल है तो कहां पाई गई? स्किन, एपिडर्मिस। दूसरे अगर मेसोडर्म है तो कहां पाई गई? पेरिटोनियम के रूप में। अगर एंडोडर्मल है तो कहां पाई गई? ब्लड वेसल्स पे, एंडोथेलियम। पूरा समझ आ गया? क्लियर हो गया मेरे बच्चों? ठीक, ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। तुरंत देखिए, epithelial tissue as epithelium, epithelial tissue as epithelium. This tissue has free surface with phase either body fluid or environment. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके epithelial tissue की बात करता हूँ, ठीक, तो इसका फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस बेटा, ठीक। ये फ्री सरफेस किससे रहेगा? बॉडी फ्लूइड और इन्वायरमेंट। बॉडी फ्लूइड और इन्वायरमेंट, बड़ा समझ आ गया बच्चों? ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में पाई जाएगी फ्री सरफेस, ये पॉइंट तैयार करेंगे। ये कांटेक्ट में किसके होगा? बॉडी फ्लूइड और इन्वायरमेंट। मैं इसको बताने जा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। ठीक है बच्चों? ठीक, देखिए कवरिंग, प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। रिपीट, अगर यहाँ पे आना है तो कवरिंग याद करो, यहाँ पे आ रहा है तो लाइनिंग याद करो। बात समझे बेटा? देखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू जिसकी ओरिजिन 3 जर्म लेयर से है, उसमें फ्री सरफेस जो होगी या तो वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में रहेगी, ठीक, या फिर एनवायरनमेंट। देखिए कैसे बेटा, अगर मैंने यहाँ पे इसको पहले एक्सप्लेन किया तो ये देखिए आगे अभी ये चीज आएगी आगे। ये मैंने ले लिया, ये कोई ट्यूब है, ठीक, या कोई डक्ट है, या कोई ब्लड वेसल्स है, ठीक। देखना बच्चों, तो यहाँ पे जो पाई जाएगी इस तरह से मैंने दिखाई है, मेरा समझ आ गया, ठीक। इस केस में हम लाइनिंग कहेंगे, क्या कहेंगे? लाइनिंग। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारी स्किन के ऊपर पाई गई, देखना बच्चों, ये मान लीजिए ब्लड वेसल है, और यहाँ पे मैंने ये मान लीजिए स्किन है, इस कंडीशन में कवरिंग है, समझा बेटा, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस कांटेक्ट में रहेगी बॉडी फ्लूइड के या फिर एनवायरनमेंट के। मैंने कहा अगर फ्लूइड का है तो लाइनिंग के फॉर्म में पाई जाएगी, मैंने आपको दिखा दिया, एक एग्जांपल ले लिया। अगर कप जैसे स्किन है तो इसमें किसी कवरिंग, तो मैं कहूँ फ्लूइड में लाइनिंग के फॉर्म में है और एनवायरनमेंट भी कवरिंग के फॉर्म। पूरा समझ आ गया? यस सर। ये बात क्लियर हो गई। और भी चीजें हो सकती है, आपको इतना याद करना जो एनसीईआरटी का है। कितना समझ आया बच्चों? पूरा समझ आया? कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक। टिश्यू के एक बार डिफिनेशन फिर से बोल दो बेटा। टिश्यू क्या है बेटा? आप इसको इस रूप में ही बोल सकते हैं,
जो कल एक्चुअली में हम काफ़ी दूर ट्रेवल करके आए हैं, रात में काफ़ी देर में सोए, 3 बजे लगभग सोए। अब इसका सुबह लखनऊ आ जाना तो थोड़ा एक्सर्शन आ जाता है, लेकिन कहीं से भी आप ये नहीं लग रहा होगा कि मैं थका हूँ। एक ही दिन में मैंने 1000 किलोमीटर का ट्रेवल किया है बाई कार एंड बस। कल का ट्रेवल कार से था, आज का ट्रेवल मेरा बस से। समझे बच्चों? और सुबह 3 बजे जो सोया हो और सुबह जिसकी 10 बजे से क्लास हो तो थकान आई जाती है। उसमें सोना भी है, उसमें ट्रेवल भी करना है, उसमें पढ़ाना भी। ठीक, तो थकना नहीं चाहिए इंसान को। बहुत छोटी छोटी चीज़ें में थोड़ी देर की बात होती। आप अपने अंदर जितना मेहनत करने की क्षमता लाएंगे उतनी आप में कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। समझे बच्चों? मतलब सोचिए, कानपुर से मैं भदोही गया, भदोही से फिर कानपुर आया, कानपुर से फिर लखनऊ, और फिर लौट के फिर लखनऊ सोऊंगा, फिर लखनऊ, फिर वापस जाऊंगा। सोचिए, एक मतलब 2 दिन के अंदर 1200-1300 किलोमीटर का ट्रेवल। उसी में मुझे सोना भी है, उसी में सारे काम भी है, पढ़ाना भी है, और कम से कम 5 बैचेस को पढ़ाना है इतने ड्यूरेशन में। समझे बेटा? तो ये मेहनत वाला काम है कि नहीं बेटा? तो आपको तो हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक, बीच बीच में हमें नींद आ जाती है तो मैं सो जाता हूँ, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, मैं पढ़ाता हूँ। आप लोग नहीं समझ पाते, मैं सो जाता हूँ, लेकिन मैं सो जाता हूँ, रिलैक्स हो जाता हूँ। खैर बेटा, इसी बात समझ आ गई मेरे बच्चों। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। फ्री सरफेस विद फ्लूइड, तो किसके फॉर्म में? किसके फॉर्म? ये ध्यान देना। अब आगे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, सेल लिखेगा, सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होती बच्चों, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, 3 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स एपिथेलियल होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम और एक कंपाउंड एपिथेलियम। एक कौन है बेटा? सिंपल एपिथेलियम, दूसरा कौन है? कंपाउंड। बच्चों देखिएगा, अब मैंने अगर इसको ऐसे किया, ये तो बात आप समझ गए बेटा। एक एपिथेलियल टिश्यू, अब बेटा नंबर ऑफ लेयर के बेस पे, ठीक, नंबर ऑफ लेयर के बेस पे 2 प्रकार का है। एक लेयर है तो सिंपल टिश्यू है, 2 या 2 से ज्यादा लेयर है तो कंपाउंड। याद रखेंगे बेटा, ये एपिथेलियम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया बेटा, 2 पार्ट में। देखिएगा, नंबर ऑफ लेयर लिख लेना, नंबर ऑफ लेयर किसके बेस पे बेटा? परतों के आधार पर कितनी परत पाई जा रही एपिथेलियम की, बात समझे बेटा? अगर मैंने यहाँ पे कहा सिंगल है तो क्या कहेंगे? सिंपल। सिंगल लेयर तो सिंपल एपिथेलियम आया बच्चों। मैंने यहाँ लिखा सिंगल लेयर, तो बच्चे याद रखें कि सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। ठीक, 2 और मोर लेयर्स हैं, 2 और मोर लेयर हैं, तो मैं कहूंगा कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड बात समझे बच्चों? अगर एक लेयर है तो क्या कहेंगे? सिंपल एपिथेलियम, एक से ज्यादा है तो क्या कहेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम बच्चों। ठीक, अपनी आंसर को कर लीजिए बच्चों। सिंपल एपिथेलियम composed of single layer of cells
बच्चों ध्यान देना। और ये जो पाई जाती हैं लाइनिंग ऑफ केविटी डक्ट एंड ट्यूब, केविटी डक्ट एंड ट्यूब, हम इसको एक शब्द बोलने जाते हैं हॉलो स्ट्रक्चर। कहाँ पाई जाती है? हॉलो स्ट्रक्चर। बात समझेगा? जो सिंपल एपिथेलियम है ये पाई जाती है हॉलो स्ट्रक्चर्स में। हॉलो स्ट्रक्चर, हॉलो स्ट्रक्चर जो हो सकते हैं बेटा वो आपकी केविटी हो सकती है, ट्यूब हो सकती है, और बोलो बेटा डक्ट हो सकती है बच्चों। जैसे फैलोपियन डक्ट, ठीक, जैसे बॉडी केविटी, ठीक, जैसे नेफ्रॉन ट्यूब। बात समझे? तो याद रखना, बहुत अच्छे समझिएगा। अगर मैं कंपाउंड एपिथेलियम की बात करता हूं तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर पाएगा। सॉलिड स्ट्रक्चर जैसे इस मतलब हॉलो ना हो, इसके बड़ा समझा के बेटा, ठीक। अब आपको देखिए इससे सीखना क्या है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू आपको जर्म लेयर के विषय में बता दिया गया है। एपिडर्मिस स्किन एक्टोडर्मल एपिथेलियम है, सीलोम बॉडी केविटी तो मेसोडर्मल एपिथेलियम है। अगर मैंने ब्लड वेसल्स एंडोथेलियम कहा तो एंडोडर्मल एपिथेलियम, ठीक। फिर ये पाइप की जगह कॉमन नाम क्या हुआ? फ्री सरफेस। अब वो फ्री सरफेस हो सकता है बॉडी फ्लूइड के लिए या हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए। अगर बॉडी फ्लूइड है तो वहाँ लाइनिंग के रूप में पाई जाएगी, अगर एनवायरनमेंट है तो कवरिंग के रूप में पाई जाएगी। तुरंत बेटा मैंने यहाँ पे ब्लड वेसल और स्किन बताने की कोशिश किया है, ठीक, ऐसे कर दिया, ठीक। अब देखिएगा जो एपिथेलिया है नंबर ऑफ लेयर्स के बेस पे कितनी उसमें लेयर्स पाई जाती हैं। अगर एक लेयर पाई जा रही तो सिंपल एपिथेलियम कहेंगे, अगर दो या दो से अधिक लेयर पाई जाएंगे उसे कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ये बात समझे बच्चों? अब सुनिए यहाँ पे मैंने सिंपल जो सिंपल एपिथेलियम कहाँ पाएंगे? हॉलो स्ट्रक्चर। मैंने एक सिंपल हॉलो खोखली जगह, ठीक, ठीक। और उसमें हो गई आपकी बॉडी केविटी हो सकती है, उसमें आपकी ट्यूब हो सकती है, उसमें आपकी डक्ट हो सकती है। और इनमें जो कॉमन चीज क्या हो सकती है? फ्लूइड हो सकता है। क्या हो सकता है? तो इसका रिलेशन हॉलो स्ट्रक्चर तो फ्लूइड से होगा, लेन देन होगा, जो कि आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगर दो से अधिक लेयर है तो कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम जो पाया जाएगा जनरली कहाँ पे? सॉलिड हॉल, जैसे आपकी इसकी हॉलो कहाँ है? सॉलिड। कितना समझ आ गया बच्चों? पूरा समझ आ गया, ठीक। ये आपको सीखना है। आइए एनसीईआरटी में देखते हैं बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। बच्चों देखिएगा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। अब देखो या मैंने सिंपल एपिथेलियम को ले लिया बेटा, इनको डिवाइड किया सिंपल एपिथेलियम को, समझे बच्चों? अगर मैं यहाँ पे कहूँ सिंपल एपिथेलियम, इसको हटा दे बेटा, देखिएगा इसको आगे कहूँ। देखिए ये आपको क्लियर हो गया। बच्चों देखिए सिंपल एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम किसके बेस पे? मॉडिफिकेशन ऑफ सेल।
सेल की संरचना में मॉडिफाई किया, ठीक। बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। तीन प्रकार के बेटा, कितने प्रकार के हैं? 3 types. 3 टाइप्स। कितने प्रकार के बेटा? 3 टाइप्स। समझे बच्चों? देखिए, सबसे पहले अगर उनमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के दौरान सेल फ्लैट हो गई, कैसे हो गई? Flat. समझे बच्चों? सेल कैसे हो गई? Flat. फ्लैट। तो ना पहला शब्द कहा फ्लैट। तो इसे कहेंगे फ्लैट सेल। अगर एक सिंगल लेयर में पाई जाएंगी तो उसे सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। क्या कहेंगे बेटा? पहली क्या हो गई बेटा? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम क्या हो गया? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। ठीक। दूसरा मैंने कहा क्यूब लाइक हो गई, कैसे हो गई बेटा? क्यूब लाइक, उसे कहेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब समझ रहा हूँ बेटा, ऐसे याद करो, ऐसे ऐसे होगी। आगे बेटा क्यूब लाइक, क्यूब लाइक हो गई, इसे कहेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक। तीसरी बेटा टॉल एंड बेसल न्यूक्लियस। समझे बच्चों? देखिएगा, तीसरी इस तरह से हो जाती है सेल बेटा, ध्यान देंगे। अगर सेल कैसे हो गए बेटा? बोलो। टॉल एंड बेसल, दोनों शब्द बेसल न्यूक्लियस। ठीक। सेल टॉल एंड बेसल सिलेंडर, क्या बोल सकते हैं? सिलेंडर। आगे बेटा, ठीक है। इसे आप सिलेंडर भी बोल सकते हैं। इससे बेटा हम क्या कहेंगे बेटा? बोलो। सिंपल कॉलिमिनर। क्या कहेंगे? कॉलिमिनर सेल्स। सिंपल कॉलिमिनर। थोड़ा क्लियर हो गया बच्चों? 3 प्रकार से आपको देखना, चित्र आप एनसीईआरटी के देखेंगे बच्चों, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम जो है बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स के बेस पे 3 प्रकार की हैं। अगर फ्लैट सेल है तो उसे बेटा क्या कहेंगे? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम कहेंगे। और अगर हम बेटा वो क्यूब लाइक है तो क्या कहेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल कहेंगे। अगर टॉल है, बेस पे न्यूक्लियस है, सिलेंडर है तो कॉलिमिनर। बड़ा समझा गया? ये तीनों आपको याद करना और तीनों के एग्जांपल तैयार करना, यहाँ जरूर आता है। ठीक। आइए अपने एनसीईआरटी में देख लें। On the basis of structural modification, cells simple epithelium further divided 3 types. 3 types हो गए बेटा। These are squamous, cuboidal, columnar। सबसे पहले बच्चों ध्यान दो, स्क्वामस एपिथेलियम सिंगल थिन लेयर फ्लैटेंड शेल्स, इररेगुलर बाउंड्रीज। और जो ये पाई जाती हैं
वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। और इनका मेन काम होता है बेटा डिफ्यूजन। क्या काम हो गया? डिफ्यूजन। देखिएगा अगर एक सेल की बात करते हैं तो ये देखिए, अगर मैंने कहा ये फ्लैट होगा, उनकी जो है बाउंड्री कैसी होगी? इरेगुलर। समझे बच्चों? ठीक। और जहाँ फ्लैट सेल होंगी, स्क्वायरलेस सेल होगी, वहाँ एक्सचेंज होगा, लेन देन होगा। तो मैं कहूँ डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती। क्या बनाती बेटा? ये पॉइंट आपको याद करना। क्या बनाती बेटा? डिफ्यूजन बाउंड्री। बड़ा जरूर याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन बाउंड्री। ठीक। और डिफ्यूजन बाउंड्री किसकी बेटा? ब्लड वेसल एंड एयर सैक्स। दोनों पॉइंट नोट करिएगा। ब्लड वेसल याद रखिए, और एयर सैक्स याद। ब्लड वेसल मतलब ब्लड से लेन देन होगा, एयर सैक मतलब ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन। ये पॉइंट याद रखो। तो तुरंत याद रखिए, पहले बताइए एयर सैक और ब्लड वेसल्स में कौन सा टिश्यू होगा? सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम। इसका कॉमन फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन बाउंड्री। बेटा समझ आ गया मेरे बच्चों? क्लियर हो गया? समझ आया बेटा? फिर से दो मैं कहूँ लंग्स के एयर सैक्स में, ब्लड वेसल्स की वॉल में कौन सा टिश्यू है? इनका काम क्या है? डिफ्यूजन बाउंड्री। नेक्स्ट बड़ा क्यूबाइडल इपिथेलियम जो देखते हैं बच्चों। क्यूबाइडल जो सिंगल लेयर ट्यूब लाइक सेल अभी मैंने बताया है, और ये डक्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक, डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये देखेंगे जो ये है duct of gland and tubular part of nephron. Duct of gland and tubular part of nephron. और अगर यहाँ पे देखें तो इनका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इनका काम क्या है बेटा? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। देखिएगा पहले जो सिंपल स्क्वायर, पहले जो है सिंपल इपिथेलियम जो है स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स के बेस पे 3 प्रकार का बेटा। अगर उनकी सेल्स फ्लैट हो गई और एक लेयर में है तो सिंपल स्क्वायमस कहेंगे। और वहाँ वो मेनली जो जगह पाई जहाँ डिफ्यूजन होगा, लेन देन होगा, जैसे वहाँ एयर का भी हो सकता है और ब्लड के साथ मटेरियल्स का भी। दूसरा क्यूब लाइक सेल्स है तो सिंपल क्यूबाइडल हो गए बेटा। और ये याद करें कहाँ पाई जाती है, बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो जो क्यूबाइडल होती है ये डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। बाकी मुझे फिजियोलॉजी बताएंगे वहाँ बताएंगे, लेकिन अभी हम इतना याद रखो, डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन उस जगह ये पाई जाती है। और इनका मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तीसरा होता है बड़ा जो फ्लावर होती है, बेसल न्यूक्लियर होता है, जिसे कॉलमनर क्या कहते हैं? कॉलमनर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मैं कहूँ ये जो है ये स्टमक और इंटेस्टाइन कहाँ पाई जाती है? स्टमक एंड इंटेस्टाइन। यहाँ पे भी जो काम होता है क्या? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। क्या काम होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। बात समझे बेटा? ठीक, ये पॉइंट याद रखना बच्चों। कहीं कहीं पे बेटा ये सिलेटेड होती है, ये भी सिलेटेड होती है,
इसलिए सिलेटेड जब एपिथेलियम आएगा उसमें क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो सिलेटेड की बात आती है, अगर मैं सिलेटेड की बात करता हूं बेटा, तो उसमें ये दोनों मिलकर सिलेटेड एपिथेलियम बनाते हैं। सिलेटेड एपिथेलियम, तो सिलेटेड एपिथेलियम के अंतर्गत आपकी बेटा क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, बेटा समझ आ गया बेटा। तुरंत अपनी बुक को देखिए, आप सही रखेंगे। देखो बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब-लाइक सेल मैंने अभी बताया है, कॉमनली फाउंड इन डेप्थ ऑफ ब्रेन एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, किडनी में। मेन फंक्शन का सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। इनका मेन फंक्शन क्या बेटा? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन बता दिया मैंने। एपिथेलियम पीसीडी में, नेफ्रॉन किडनी में बेटा माइक्रोविलाई पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक माइक्रोस्कोपिक विलाई इज नोन एज माइक्रोविलाई। ठीक बच्चों, कॉलमनर एपिथेलियम इज, देखेंगे सिंगल एंड टॉल एंड सिलेंडर, याद रखेंगे टॉल एंड सिलेंडर होती है बेटा। बेसल न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस लोकेटेड एट द बेस, फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको देखो बता दिया है। जो ये जो होती है बेटा, देखिएगा ये स्टमक और इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन पाई जाती है। यहाँ भी विलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई। बच्चों माइक्रोविलाई जो बनते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं? ध्यान रखिएगा, माइक्रोविलाई फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बात समझो बेटा? ठीक, माइक्रोविलाई का निर्माण जो होता है वो फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे मैं ये दिखाऊं सेल, देखो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल हो गई, ये हो गया माइक्रोविलाई। ये क्या हो गया बेटा? माइक्रोविलाई। समझ आ गया बेटा? जो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है उससे बेटा माइक्रोविलाई बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? माइक्रोविलाई। बेटा क्लियर हो गया? समझ में आ गया बच्चों? ठीक, कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक, याद रखिएगा। अब तो बस रीडिंग करना आपको समझा दिया पूरा मैंने। देखिएगा, इफ द कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल सेल, देखिए इसको मार्क करें, देयर सीलिया, देयर फ्री सरफेस इज कॉल्ड सिलेटेड एपिथेलियम। अब क्वेश्चन आया, सिलेटेड एपिथेलियम स्क्वैमस होती है कि क्यूबॉइडल? क्यूबॉइडल होती है कि कॉलमनर? क्यूबॉइडल है कॉलमनर। पॉइंट याद रखिए। हम कहेंगे कि उस जगह पाई जाती जहां पे बेटा जो था सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तुरंत देखिए, फिगर भी आपको तैयार करना बेटा। सिलेटेड एपिथेलियम दिखाया गया है, पहला फ्लैटेंड है तो आप तुरंत जाइए सिंपल स्क्वैमस है, दूसरा क्यूबॉइडल है तो तुरंत में सिंपल क्यूबॉइडल है, तीसरा कॉलमनर है और चौथा बेटा आप देख सकते हैं नंबर वो सिलेटेड दिखाया गया है। ठीक, फंक्शन मूव पार्टिकल्स म्यूकस स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन। मैंने आपसे बात पहले की थी, जो पाई जाती कहां पाई जाती? हॉलो ऑर्गन्स हैं। हॉलो ऑर्गन्स में जैसे आप देख सकते हैं बच्चों ने दिया है बेटा ब्रोंकियोस। बताएंगे क्या ब्रोंकियोस? याद रखो कि लंग एल्वेलाई के साथ में बताऊंगा ब्रोंकियोस। ठीक, और बेटा फैलोपियन ट्यूब। और कौन हो गया बेटा? फैलोपियन ट्यूब। और क्या होता है बेटा? फैलोपियन ट्यूब। वहां पे पाया जाता है। ठीक है।